नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जो क्रिसल नीति आयोग का गठन किया गया है, उस आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ को पहला स्थान प्राप्त हुआ है निवेश के मामले में। करीबन 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश अनुमानित है छत्तीसगढ़ प्रदेश में। इसको लेकर के आज हम बात करेंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भिलाई इकाई के अध्यक्ष गार्गी शंकर मिश्रा जी से कि किस तरह से ये नीति आयोग के इस जो ये फैसले हैं इसको कैसे देखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है साथी संदेश लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद संतोष भैया। गार्गी शंकर जी, आपसे पूछना चाहेंगे, क्रिसल नीति आयोग के द्वारा जो ये रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें छत्तीसगढ़ को निवेश के मामले में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो उद्योग और व्यापार जगत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं इसको? निश्चित तौर पर बड़ी बात है, क्योंकि नीति आयोग की जो संस्था है क्रिसल, जो लगातार रिफॉर्म्स पे और अलग अलग स्टेट्स के सेंट्रल की ग्रोथ पे लगातार सर्वे का काम करती है, तो उसने भी छत्तीसगढ़ को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की है कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ निवेश के मामलों में निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है। और निश्चित तौर पे क्योंकि हम लोग खनिज संपदा राज्य हैं, और दूसरी बात, राज्य बने हम लोगों को लगभग 26 साल होने जा रहा है, हमारा राज्य युवा हो गया है। जिस तरह सरकार की पॉलिसी चल रही है, जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कनेक्टिविटी पे, यहाँ से रेलवे लाइंस, अलग अलग जगहों पे रेलवे लाइंस, लॉजिस्टिक के पार्ट से जो फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से एक फ्रेट कॉरिडोर रेलवे का अलग से बन रहा है। जितने बड़े शहर हैं, विशाखापट्टनम, नागपुर, इंदौर, लगभग की जगह के लिए अच्छी कनेक्टिविटी, साउथ के लिए, उड़ीसा के लिए, तो सभी प्रदेशों को छत्तीसगढ़ में आमंत्रित करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी वो लगभग अपने मूर्त रूप पे आने को खड़ी है, और काफी कुछ काम चल रहे हैं। तो एक अच्छा रिपोर्ट है ये, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, व्यापारियों के लिए एक अच्छी बात है, और इसका एक अच्छा बूस्टअप रहेगा यहाँ के व्यापार उद्योग में। मिश्रा जी, 18 महीनों में ये काम हुआ है, 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव आया है। क्या लगता है, पूरे के पूरे एक साथ धरातल पर आएंगे या कुछ कम ज्यादा हो सकते हैं? नहीं, राज्य सरकार की पॉलिसीज ने बहुत इम्पैक्ट डाला है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड्स को स्टेट गवर्नमेंट ने उद्योग में ऐड किया है। जिन ट्रेड्स को पहले हम लोग उद्योग के परिदृश्य में नहीं मानते थे, और उनको किसी सब्सिडी का, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। अभी फार्मा को लेकर, टेक्सटाइल को लेकर, एआई, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर सरकार का इन 2 वर्षों में, 1.5 वर्षों में काफी नजरिया बदला है, पॉलिसीज में ऐड किया गया है, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दिया जा रहा है उन उद्योगों को। और यहाँ के औद्योगिक ग्रोथ हो पाए, विकास हो पाए उन सेक्टर्स में। लोहे में तो हम, आयरन इंडस्ट्री में तो हम लोग छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं पूरे देश भर में। आज हम पूरे देश को वायर ड्रम के माध्यम से, और स्पंज आयरन और लोहे की सरिया के माध्यम से पूरे देश को हम लोग यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरे ट्रेड्स हैं, जिनके यहाँ आए बिना जो ग्रोथ हम देखना चाह रहे हैं, वो ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा। तो उन सेक्टर्स पे भी काफी इन्वेस्टमेंट आया है, इस रिपोर्ट से दिख रहा है। और नया रायपुर में हम लोग देख भी रहे हैं कि फार्मा हब बनाया गया है, टेक्सटाइल हब बनाया गया है, एआई सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का हब बनाया गया है। वहाँ कई प्लांट शुरू हो चुके हैं और कई शुरू होने वाले हैं। तो लॉन्ग टाइम पीरियड पे तो इन सभी चीजों का इम्पैक्ट आएगा, और उस तरीके से सरकार की पॉलिसी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रहेंगे, तो 100% वो धरातल पे आएंगे, उसका इम्पैक्ट स्टेट को मिलेगा। एक क्षेत्र और छूट रहा है, एग्रो प्रोसेसिंग। इस क्षेत्र को लेकर के अगर रोजगार के अवसर देखेंगे, उद्योगों की जो बढ़ने की संभावना है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, निश्चित तौर पे चूंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा और एग्रीकल्चर हब है, एग्रीकल्चर के मामले में जिस तरीके से पिछले 20 सालों में छत्तीसगढ़ ने ग्रोथ किया है, हम जो चीजें नहीं लगाते थे आज लगभग चीजें हम लोग लगा रहे हैं और पूरे देश को सप्लाई कर रहे हैं। शिमला मिर्च है, जो ड्रैगन फ्रूट है, और अलग अलग तरह की फसलें हैं, पपीता है, केला है। लगभग भुसावल केला हम लोगों के यहाँ बंद हो चुका है। बस्तर में थोड़ा एग्रीकल्चर को लेकर सरकार बहुत एग्रेसिव है कि वहाँ किन किन चीजों पे काम हो सकता है, और बहुत सारे लोग एंटर किए हैं वहाँ पे, क्योंकि जमीन बहुत अच्छी है, पानी की उपलब्धता अच्छी है। तो एग्रो प्रोसेसिंग एक बहुत अच्छा फील्ड है जहाँ पे छत्तीसगढ़ में बहुत संभावनाएं हैं। एथेनॉल को लेकर बहुत काम हो रहा है, चूंकि मक्का और धान हम लोगों के यहाँ होता है। तो अच्छी प्रोसेसिंग है, और निश्चित तौर पे रोजगार के अवसर बनेंगे। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की जो फील्ड है लगातार हम लोगों के यहाँ खुल जा रही है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि उसकी संभावना है, उसकी नीचे डिमांड्स बहुत है। तो इस तरह से बहुत सारे रोजगार के अवसर बनेंगे। एआई डेटा सेंटर के तौर पे जो सेमीकंडक्टर यहाँ डेवलप होने को लेकर सरकार का नजरिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो पार्क हैं, टेक्सटाइल है, फार्मा है, तो निश्चित तौर पे कुछ लोग बाहर से आएंगे, यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, उनको स्किल्ड करेंगे,
तो उसका फायदा तो यहाँ के लोगों को मिलेगा। शुरुआत में जो दिक्कतें रहती हैं, ये जो नए निवेशक आते हैं, ये आपके यहाँ स्किल और टेक्नोलॉजी दोनों लेके आते हैं और डेवलपमेंट लेके आते हैं। तो अलग-अलग क्षेत्रों में जब बच्चों को स्किल और काम करने के तरीके का पता चलेगा, तो उसका रोजगार में तो निश्चित तौर पे उसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। क्या बात है मित्रों, बिल्कुल जरूरी है ये होना भी, और फायदा तो जरूर होगा। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का प्रतिशत 100% घटने वाला है, बशर्ते यहाँ के युवा इस पर ध्यान दें। वैसे जी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये जो प्रक्रिया है, इससे किस तरह से लाभ मिलेगा युवाओं को, और क्या है ये चीज? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस छत्तीसगढ़ सरकार ने 2026 में पहला राज्य है पूरे देश में जिसने इस विधेयक को पास किया है, और इसमें काफी कुछ काम करने की आवश्यकता है इंडस्ट्रियल लेवल पे, क्योंकि नए प्लांट खोलना और जितनी फॉर्मेलिटीज रहती हैं, अगर सिंगल विंडो के माध्यम से वो काम की स्पीड मिलती है, क्योंकि जब तक आपको पॉलिसीज को स्पीड नहीं मिलेगी, तब तक वो डेवलपमेंट जितनी तेजी से नीचे जमीन पे आ नहीं पाएंगे। तो जिस सोच से आप इस चीजों को कर रहे हैं, पॉलिसीज को ला रहे हैं, उसका इम्पैक्ट नीचे देखने को नहीं मिलेगा। युवाओं को रोजगार में देखने को नहीं मिलेगा, स्किल के रूप में देखने को नहीं मिलेगा, आय के रूप में देखने को नहीं मिलेगा। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत आवश्यक है। जिस तरह 2026 में पहला विधेयक शायद सरकार ने लाया है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि उसकी सिंगल विंडो के माध्यम से जो नए उद्योगपति हैं या छोटे एमएसएमई हैं, छोटे उद्योग लगाने वाले जो उद्योगपति हैं, उन लोगों को बहुत आसानी से जमीन की उपलब्धता और जो अप्रूवल सर्टिफिकेट्स हैं वो बहुत तेजी से मिलेंगे, सिंगल विंडो के माध्यम से मिलेंगे। सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद में बिना समय लगाए वो चीजें पूरी होंगी, ऐसा हम लोग आशा करते हैं। और निश्चित तौर पे अगर ये चीजें होंगी तो उसका इम्पैक्ट 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने छोटे उद्योग, क्योंकि एमएसएमई छोटे उद्योगों के बिना किसी भी प्रदेश और देश की तरक्की नहीं हो सकती जब तक छोटे उद्योग डेवलप नहीं होंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाली अगर इंडस्ट्री है तो एमएसएमई है, जो सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिटेलर्स को भी इस एमएसएमई सेगमेंट में लिया है, ये एक अच्छी बात है। उनके लिए भी सरकार को रिटेल सेक्टर में रिटेल हब बनाने के लिए किस तरीके से उन सेक्टर्स पे वो लोग फोकस कर सकते हैं, बाहर के स्टेट के लोग यहाँ पे ज्यादा निर्भरता बने मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग के माध्यम से, उस पर भी फोकस करना चाहिए। अच्छा प्रयास है ये, और इसका इम्पैक्ट 100% रोजगार में और यहाँ की आय बढ़ाने में रहेगा। इन मामलों में आप सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं? सरकार को और उद्योग जगत को मिल करके किन क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है? सबसे पहले तो उद्योग लगे। सबसे पहली चुनौती जो है वो उद्योगों को लगने में आसानी हो, उनको टेक्नोलॉजी गेन करने में सरकार मदद कर पाए। कैसे बाहर के जो बड़े इंडस्ट्रियल हब हैं अलग अलग सेक्टर से, उनके और हमारे यहाँ के जो उद्योगपति हैं उनका मिलान हो पाए, तकनीक टेक्नोलॉजी स्किल ट्रांसफर हो, ये सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे पहले तो लैंड की उपलब्धता और जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, जितने सर्टिफिकेशन लगते हैं, अप्रूवल्स लगते हैं, वो आसानी से सिंगल विंडो के माध्यम से अप्लाई हो, सिंगल विंडो से सबको प्राप्त हो, ये सबसे मस्त चीज है। और स्किल्ड लेबर यहाँ कैसे हो पाएगी, जो लोग काम करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी उद्योग आप लाएंगे नया तो उसके लिए यहाँ लेबर अवेलेबल नहीं है, अभी बाहर से ही लाना पड़ेगा। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं उनको कैसे स्किल ट्रेनिंग हो, उनकी कैसे ज्वाइनिंग हो, और किस तरीके से वो यहाँ के जो नए उद्योग लग रहे हैं उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाएं, क्योंकि जब तक स्थानीय लोग स्किल नहीं होंगे, वो काम करने के तरीकों को नहीं सीखेंगे, तब तक कोई भी उद्योग यहाँ के लेवल, यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार सृजन नहीं कर पाएंगे। तो पॉलिसीज को लेकर, स्किल डेवलपमेंट को लेकर, काम करने की आसानी को लेकर, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो लॉजिस्टिक का पार्ट है उसको लेकर, ये महत्वपूर्ण पैरामीटर्स हैं। जब तक इन पैरामीटर्स पे बहुत गंभीरता से बातचीत नहीं होगी, इनमें आपस में शेयरिंग नहीं होगी अदर स्टेट से जो कपड़े में अच्छा कर रहे हैं, टेक्सटाइल में, फार्मा में जो स्टेट्स अच्छा कर रहे हैं वहाँ उनके बीच में संयुक्त उनके साथ सेमिनार्स हों, तो इससे निश्चित तौर पे यहाँ के लोगों को बहुत फायदा होगा। और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कर भी रही है, जो जिन आउटर कंट्रीज से, यूरोप से, यूके से जो एफटीए गवर्नमेंट कर रही है, तो लगातार यहाँ से हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं उनके साथ लगातार एक दल भारत सरकार यहाँ से भेज रही है अलग अलग स्टेट से। तो जब देखता है आदमी, जो सीखता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो उस पे भी काम, यही चुनौतियां हैं, इन पे ही काम करना चाहिए संयुक्त रूप से उद्योगपतियों, व्यापारियों को भी और सरकार को। दोस्तों, आपने सुना कि ये जो क्रिसल नीति आयोग है, इसकी जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट चौंकाने वाली भी है, और छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। इस रिपोर्ट पर हमने आज बात किया भिलाई चैम्बर के अध्यक्ष गार्गी शंकर मिश्रा जी से। भैया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप हमसे जुड़े और इस पर बहुत अच्छी चर्चा की और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी।
धन्यवाद संतोष भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, कृषि नीति आयोग का जो ये रिपोर्ट है कि 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ में आया है। अब आने वाले समय में ये देखना लाजमी होगा कि किस तरह से इस 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश को 100% छत्तीसगढ़ ले पाता है, या कुछ इसमें से कम होता है या कुछ ज्यादा होता है, और किस तरह से छत्तीसगढ़ जो है उद्योग और व्यापार में तरक्की करता है। कैसी लगी आपको ये खबर? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ ऐसे समाचारों के लिए, और देखते रहें साथ ही संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, भिलाई से।